हम लोग प्रयास कर रहे हैं, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और इस प्रदेश में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको एक तरह से उनके कान पकड़कर उनको धक्के मारकर इस प्रदेश से हम बाहर निकालने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो एक पार्टी उत्तराखंड में ऐसी है जो उत्तराखंड राज्य बनने के समय से यहाँ पर है, तो उससे क्यों नहीं युवा जुड़ रहे हैं? आपका संकेत कहाँ है वो मैं जान रहा हूँ। देखिए, आप शायद उत्तराखंड क्रांति दल की बात कर रहे हैं, तो एक ऐसा क्षेत्रीय दल चाहिए जो कांग्रेस भाजपा से उलट इस प्रदेश की सोचे, दिल्ली वाले दलों की नहीं सोचे, बाहर के दलों की नहीं। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष पद से उन्होंने जो इस्तीफा दिया और अभी आप जो है अध्यक्ष के रूप में वहाँ पर हैं। मुझे लगता है भाई बॉबी पवन ने अब इस्तीफा उनको देना भी चाहिए था, क्योंकि वो राजनीतिक एक तरह से तरफ जा रहे हैं। वो अभी फिलहाल उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं और आप यकीन नहीं करेंगे कि शिक्षा विभाग में इतना बड़ा अधिकारी है, वो मैं आज एक हिंट दे देता हूँ, इतना बड़ा अधिकारी शिक्षा विभाग में जो एक तरह से सालों से नौकरी कर रहा है और उसके सर्टिफिकेट फर्जी। विधानसभा अध्यक्ष की बात करूं तो कई सारे वीडियोस आपके रिलीज हुए सोशल मीडिया में, जिसमें आप उनको चैलेंज भी करते हुए आए, उनके वादों को चैलेंज करते हुए आए। ऋतु भूषण खंडूड़ी जब आज से 3 साल पहले कोटद्वार आई थी, यमकेश्वर से उनका टिकट काटा गया था। वहाँ के लोग तो ये बोलते हैं कि भाई इन्होंने काम नहीं किया इसलिए इनको यहाँ से भगाया गया। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी तो कहती हैं कि भाई ये तो सिर्फ वोट कटवाए हैं, वोट काटने का काम कर रहे हैं, तो ये किस तरह से देखते हैं? नहीं, वोट कटवा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, जो हर कोई जो शुरुआत करता है वो शुरुआत एकदम से ये थोड़ी होगा कि आप जीत जाएंगे। मौका मिला तो क्या बॉबी पवार मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, ये बॉबी पवार मुख्यमंत्री बनेंगे, वो काबिल तो है, ऐसा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा रावत और आप देख रहे हैं ITG टॉक्स। ITG टॉक्स पे लगातार हमने आपको कई सारे चेहरों से रूबरू करवाया, ऐसे चेहरे जो हमारे संगीत जगत से जुड़े हुए, हमारे राजनीति जगत से जुड़े हुए, अन्य जगत से जुड़े हुए लोग थे। आज मैं आपको मिलवाने वाले हूँ एक ऐसे युवा से जिनसे मिलवाना और जिनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ऐसे युवा जिन्होंने उत्तराखंड में एक अलग ही तरह का हल्ला उठाया हुआ है। हल्ला किस तरह का? नकल जो करने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचार जो फैलाने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ संघर्ष करने का हल्ला बेरोजगारी को खत्म करने का हल्ला, राजनीति में होने वाली भ्रष्टाचारी को खत्म करने का। और भी आज हम इनसे बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ राज यहाँ पर खोलेंगे। तो सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं उत्तराखंड के राम कंडवाल का। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये चीज पूछना चाहूंगी कि सोशल मीडिया के थ्रू आपको बहुत ज्यादा लोग जानते हैं और आपको सपोर्ट भी करते हैं। एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इतना टाइम आपको हो चुका है, 2018, उससे पहले भी आपने संघर्ष किए होंगे, तो ये सारी शुरुआत कहाँ से ये लगा कि नहीं, अपनी एक नौकरी को छोड़कर या फिर एक फील्ड को छोड़कर हमको ये संघर्ष करना या हमको ये सब चीजें आगे लानी है? देखिए, साल 2018 की बात है। मैं तब हैदराबाद में नौकरी कर रहा था। उस समय मैं आप लोगों के जैसे ही ETV भारत में मैं उस समय नौकरी कर रहा था और अच्छी खासी सैलरी भी थी, ऐसा नहीं था। लेकिन मैं उस समय YouTube के माध्यम से जो है उत्तराखंड की तरफ देख रहा था। उस समय भाई बॉबी पवार जी सड़कों में लड़ रहे थे और हुआ ये कि उस समय एक पेपर लीक होता है फॉरेस्ट गार्ड का। फॉरेस्ट गार्ड का पेपर लीक होता है। मैं अचानक मेरी नजर पड़ती है YouTube में और उस समय जो है काफी बच्चे सड़क पर भी उतरे थे। अब जब मैंने देखा कि भाई जब चीजें ऐसी हो रही तो मुझसे भी रहा नहीं गया। मैंने क्या किया, मैं अगले दिन बैग उठा के मैं देहरादून आ गया और मैं सीधे आंदोलन में हम लोग भी कूद पड़े थे। उसके बाद धीरे धीरे करके भाई बॉबी पवार से संपर्क होता गया, कहीं रैलियां की, प्रदर्शन किया, बहुत सारी चीजें हुई और एक लगाव भी शुरू होने लग गया। अब घर वालों को भी लगा कि भाई नौकरी करनी है, तू कहाँ इन सब चक्करों में पड़ रहा है। लेकिन अब फिर वापस जाने का भी मन नहीं हुआ कि भाई अगर इनको छोड़ दिया, अब ये लगातार बच्चे जो बेरोजगार हैं, युवा हैं प्रदेश के, लगातार कॉल करते थे। जब मैं उनके संपर्क में आया तो उन्हें भी लगा कि यार कोई है जो चीजों को कर सकता है। तो हम धीरे धीरे करके कभी आयोगों के चक्कर काटते थे, कभी सचिवालय के चक्कर, कभी मुख्यमंत्री आवास के चक्कर हम काटते थे। फिर धीरे धीरे करके जो है चीजें ऐसी होती गई, फिर नौकरी भी छोड़नी पड़ी, घर वालों की डांट भी शुरू हो गई। लेकिन फिर अब जब एक ऐसा लगा कि भाई नहीं, अब हमारी जो सारी चीजें अब यही हैं, युवाओं के लिए ही हमें संघर्ष करना है और चीजें ऐसी बढ़ानी है। आज फिर वो आप सब लोगों के सामने है
कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और इस प्रदेश में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको एक तरह से उनके कान पकड़कर उनको धक्के मारकर इस प्रदेश से हम बाहर निकालने का भी प्रयास कर रहे हैं। सर एक बात ये आती है कि युवाओं के लिए युवा ही लड़ सकता है और वाकई में ये सच भी है कि अपनों का दुख अपने ही जान पाएंगे। एक सवाल ये भी उठता है कि हम बात कर रहे हैं कि युवा जागे, युवा के संघर्ष खत्म हो, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सामने आए। तो एक पार्टी उत्तराखंड में ऐसी है जो उत्तराखंड राज्य बनने के समय से यहाँ पर है। तो उससे क्यों नहीं युवा जुड़ रहे हैं? उसमें क्यों नहीं युवा जाकर अपने संघर्षों को आगे रख रहा है? देखिए, पार्टी का आपने नाम नहीं लिया, लेकिन आपका संकेत कहाँ है वो मैं जान रहा हूँ। देखिए, आप शायद उत्तराखंड क्रांति दल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। उत्तराखंड क्रांति दल, देखिए मैंने भी उत्तराखंड क्रांति दल को वोट दिया था, है ना, और हम उनको अपनी एक तरह से क्षेत्रीय दल के रूप में भी जाना जाती हो। लेकिन अगर आप पिछले दौर में उनके देखें कि जब उनके विधायक निकले तो वो विधायक जो है भाजपा में एक तरह से समर्थित हो गए, उन्होंने उनको सपोर्ट कर दिया। फिर आज भी उनके कई लोग जो है भाजपा में गए हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो है एक तरह से प्रदेश के लोगों का मोह भंग हुआ उनसे, और उसके बाद जो है, हालांकि आज वो बहुत बेहतरीन कर रहे हैं और बहुत अच्छा भी कर रहे हैं और हमें भी अच्छा लग रहा है, प्रदेश के युवाओं को भी अच्छा लग रहा है कि उत्तराखंड क्रांति दल अच्छी कर रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अब कैसे विश्वास करें कि कोई उनका अगर विधायक जीतेगा फिर वो भाजपा में नहीं जाएगा, फिर वो कांग्रेस का समर्थन नहीं करेगा, तो ये अपने आप में विश्वास भी खो रहा है। तो प्रदेश के युवा भी शायद यही जानते होंगे, इसलिए उनके साथ नहीं। अब मुझे नहीं पता कि प्रदेश के युवाओं की सोच क्या है ज्यादा, है ना। हम तो भाई कोई राजनीतिक या तो ये नहीं बोलूंगा, राम कंडवाल ने बोल दिया कि भाई आप जो है यूकेडी में सारे युवा यूकेडी में चले जाएं, सारे युवा भाजपा में चले जाएं, वो हम कभी आज तक हमने नहीं बोला है। हाँ, जब भाई बॉबी पवार ने चुनाव लड़ा था तो सारे युवा एकजुट हुए थे और सारे युवाओं ने एकजुट होकर उनको वोट दिया था। लोगों ने उस समय जो है अपने घर से अपनी दादी दादा सबको खींचकर लाए थे और पोलिंग बूथ तक पहुंचाया था और भाई बॉबी पवार को समर्थन किया था। और आज देखिए, भाई बॉबी पवार ना तो भाजपा ना तो कांग्रेस, कहाँ है वो? आज भी वो वही है। आज भी वो निर्दलीय होकर जो है अब मांगे उठा रहे हैं, अपनी चीजें उठा रहे हैं और डंके की चोट पर आवाज चीजें उठा रहे हैं। लेकिन ना तो भाजपा में जा रहे हैं ना कांग्रेस में जा रहे हैं। तो एक ऐसा क्षेत्रीय दल चाहिए जो कांग्रेस भाजपा से उलट इस प्रदेश की सोचे, दिल्ली वाले दलों की नहीं सोचे, बाहर के दलों की नहीं। बाहर वो दिल्ली बार बार जो है बुलाना, जैसे आप देखते होंगे यहाँ जो मुख्यमंत्री बनता है बार बार जो है बाहर बुलाया जाता है कि आप दिल्ली पहुंच जाओ, दिल्ली पहुंच जाओ। अब दिल्ली क्यों पहुंचे भाई? जब प्रदेश हमारा है, उत्तराखंड हमारा है, यहीं से सारी चीजें जो है चलेंगी। तो वैसे ही मुझे लगता है होना चाहिए और उसी दिशा में यूकेडी को भी काम करना चाहिए। सर एक बात आई है बॉबी पवार की। बॉबी पवार को मुझे लगता है कि मैं जब उन्होंने संघर्ष शुरू किया था तो हम भी एक युवा की तरह उनसे मिले थे और तब से उन चीजों को अभी तक देखते हुए आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष पद से उन्होंने जो इस्तीफा दिया और अभी आप जो है अध्यक्ष के रूप में वहां पर हैं। तो मैं जानना चाहूंगी इतना बड़ा स्टेप क्यों? देखिए, स्टेप ऐसा होता है कि हम तो हर चीज का एक समय होता है। बॉबी भाई का समय भी लगभग जो है 2018 से 2025 तक वो अध्यक्ष रहे, लगभग 7 साल वो अध्यक्ष रहे। तो अब समय का चक्र भी घूमता है, चीजें भी होती हैं। तो मुझे लगता है भाई बॉबी पवार ने अब इस्तीफा उनको देना भी चाहिए था, क्योंकि वो राजनीतिक एक तरह से तरफ जा रहे हैं। वो अभी फिलहाल उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। अब वो पूरी तरीके से राजनीतिक फील्ड में जाना चाहते हैं। अभी बच्चे क्या होते हैं कि अभी वो राजनीति इतनी चीजें वो जो है समझ नहीं पाते हैं चीजों को, कि भाई आप राजनीति में चले गए, हमारे मुद्दे कौन उठाएगा, कौन संघर्ष करेगा, क्या होगा। तो ये सारी चीजें भाई बॉबी पवार को जो है डिस्टर्ब भी एक तरह से कर रही थी। हालांकि काम हम कर रहे थे, सारी चीजें हम लोग संभाल रहे थे, लेकिन उनको अब फुल फ्लैश राजनीति में जाना है। उनको फुल फ्लैश जो है इस प्रदेश में निर्माण, प्रदेश में भ्रष्टाचार जो है, पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रही है, ये सारी मुद्दे उनको अब उठाने हैं। तो इसलिए अब उन्होंने वो स्टेप लिया और उन्होंने एक तरह से हम पर विश्वास जताया, उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने राम कंडवाल पर विश्वास जताया और हमने उसके बाद जो है धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि इस प्रदेश में अभी इतने बड़े बड़े धमाके आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो एक तरह से इस प्रदेश में कई लोगों के पैरों की तले जमीन भी खिसक सकती है। ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार के मामले हमारे पास हैं और आप यकीन नहीं करेंगे कि शिक्षा विभाग में इतना बड़ा अधिकारी है। वो मैं आज एक हिंट दे देता हूं, इतना बड़ा अधिकारी शिक्षा विभाग में जो एक तरह से सालों से नौकरी कर रहा है और उसके सर्टिफिकेट फर्जी है।
इसके अलावा पीडब्ल्यूडी में है, ऐसे लोग हैं, एक महिला है पीडब्ल्यूडी में जो जेई है, जिसके दस्तावेज भी जल्दी हम जो है पूरे प्रदेश के सामने खोलेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे तो पूरे प्रदेश में जाली जो मार्कशीट बना रखी है और उस पर नौकरी कर रहे हैं, ऐसे कई लोग हैं जिनकी कुंडली बहुत जल्द जो है उत्तराखंड बेरोजगार संघ पूरे प्रदेश के युवाओं के सामने रखेगा। ये लगातार जो फर्जी डिग्री की बात आ रही है और ऐसे युवा जो मेहनत करते हैं उनको वो कुर्सी नहीं मिल पाती है, वो पद नहीं मिल पाती है, और उस पर आज कोई और आसीन है, वो भी अपनी फर्जी डिग्रियों के साथ में। ऐसे ही एक कुंडली, एक भ्रष्टाचार आपने खोला था विधानसभा का, तो उसके बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो क्या मामला है, देखिए मयंक सिंघल है, ये विधानसभा में साल 2002 में लगता है, नारायण दत्त तिवारी की तब सरकार हुआ करती थी। अब क्या हुआ, वो उत्तर प्रदेश से एक तरह से मथुरा वाराणसी से विश्वविद्यालय से, वहां से उसने क्या किया, 10वीं की मार्कशीट बनाई फर्जी, और फिर 12वीं की भी मार्कशीट बनाता है फर्जी। हमारे उत्तराखंड में आता है, यहाँ पर एक तरह से सहायक समीक्षा अधिकारी में ज्वाइन हो जाता है, कहां पर, विधानसभा में, वो भी किसी ने लगाया होगा उस वक्त, तो वहां पर ज्वाइन होता है। उसके बाद धीरे धीरे करके उसका प्रमोशन होने लग जाता है, और प्रमोशन आज इतना बड़ा प्रमोशन हो गया कि वो एक तरह से वहां पर डीडीओ का चार्ज में है। डीडीओ मतलब पूरा अकाउंट्स उसके अंडर आता है, और यहां तक कि वो सीनियर जो प्रोटोकॉल अधिकारी है वो पद भी उसके पास है। अब भाई हमारे राज्य में हमारे युवा धक्का खा रहे हैं, प्रदेश के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। जो हमारे ईमानदार अधिकारी, अगर आप देखेंगे तो पूरे प्रदेश में अन्य अन्य विभागों में हमारे कई ईमानदार अधिकारी हैं जिनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, और इनको प्रमोशन कैसे मिल जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश से फर्जी जाली मार्कशीट बनाकर यहाँ पर आ रहे हैं, उनको तुरंत नेताओं का आशीर्वाद उनके ऊपर चला जा रहा है। आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा कि हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि धन सिंह रावत के सामने एक टीचर आया, उसने वहां पर जो है आवाज उठाई कि भाई यहाँ पर मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, प्रिंसिपल नहीं है और हमारे प्रमोशन नहीं हो रहे। तो उस पहाड़ के व्यक्ति का वो ईमानदार जो दर्द था वो साफ झलक रहा था, इसलिए वो जो है मंत्री के सामने जल्ला भी उठा। और वही दर्द मैंने सबको, हमने जो है पिछली बार अभी जो घोटाला उजागर किया विधानसभा का फर्जी नियुक्ति वाला, उसमें वो दर्द दिखाई दे रहा है कि कैसे बाहर के व्यक्तियों को तुरंत प्रमोशन मिल जा रहा है, और कैसे हमारे जो प्रदेश के ईमानदार व्यक्ति हैं, ईमानदार अफसर है, वो सालों से धक्के खा रहे हैं और धक्का खाकर उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है। तो आखिर ये हाथ किसका है? ये किन नेताओं का इन भ्रष्टाचारियों पर हाथ है, इन फर्जी डिग्री वालों पर हाथ है कि उनको तुरंत प्रमोशन मिल जा रहे हैं? विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी, उनसे भी हमने मांग की है, और कल ही उन्होंने बयान भी जारी किया कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे अगर ये सही होगा। लेकिन हम कह रहे हैं ना, ये सही है, ये फर्जी है, आप कीजिए ना इसमें काम। काम की अगर मैं विधानसभा अध्यक्ष की बात करूं तो कई सारे वीडियोस आपके रिलीज हुए सोशल मीडिया में, जिसमें आप उनको चैलेंज भी करते हुए आए, उनके वादों को चैलेंज करते हुए आए कि कोटद्वार की एक रोड थी जो अभी तक नहीं बन पाई, ये काफी सारी बातें थी। तो उनके बारे में क्या वो सारे पूरे मामले थे, क्या वो सारे मुद्दे थे? देखिए, मामले क्या होने, हम तो कोटद्वार का मैं रहने वाला हूँ, और कोटद्वार के मुद्दे नहीं उठाऊंगा तो कहाँ के उठाऊंगा? बिल्कुल। अब भाई मेरा शहर है, हमारी विधानसभा है, वहां पर जो भी गलत होगा, जो भी चीजें होंगी, जो इन नेताओं ने वादे किए थे, उसको हम डंके की चोट पे उठाएंगे। और ऋतु भूषण खंडूड़ी जब आज से 3 साल पहले कोटद्वार आई थी, यमकेश्वर से उनका टिकट काटा गया था। वहां के लोग तो ये बोलते हैं कि भाई इन्होंने काम नहीं किया इसलिए इनको यहाँ से भगाया गया, कोटद्वार भगाया गया। तो जब वो वहां पर आई थी, उन्होंने लगभग जो है 41 वादे कोटद्वार में किए थे कि मैं 41 ये वादे करती हूँ, मुझे विधायक बना दीजिए। अब उन 41 जो वादे थे उनको हमने खंगाला, तो उनमें से 95% वादे 3 साल बाद भी पूरे नहीं हुए। अब एक दिन मालन पुल को जो है गिरे हुए लगभग 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन मालन पुल आज तक तैयार नहीं हुआ है। हालांकि अब उसमें लगभग 90% काम हो चुका है, लेकिन 2 साल में एक पुल को आप अगर बना नहीं पा रहे हो तो इस पे क्या हो सकता है? तो मैं भी गया था वहां पर, वो वीडियो काफी वायरल भी हुआ, मैं भी गया था। उन्होंने उस समय तो गुस्से में खूब कहा था, जब मालनपुर में वो गई थी, जब मालनपुर गिरा था, उस समय गुस्से में कहा था उन्होंने कि हेलो मिस्टर सिन्हा, क्या आप इस पुल को कब तक बनाएंगे? तो उन्होंने कहा था कि भाई जल्दी बना देंगे। तो वो जल्दी आज जो है 2 साल उस जल्दी को अभी तक नहीं हुए। इसी तरह अन्य मुद्दे भी हैं काफी, जहां पर कोटद्वार आज जो है विकास में बहुत पिछड़ गया है। हमारा कोटद्वार एक तरह से गढ़वाल का द्वार था, जहां पर सब जगह से लोग आते थे, अपने अपने शहरों की तरफ जाते थे। एक तरह से द्वार है ना, लेकिन आपने जो है उस कोटद्वार को पूरा सत्यानाश कर दिया।
जितने भी विधायक आए, लाल ढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग, जब भी कोई वहां पर आता है, जो विधायक जीतता है वो कहता है मैं हमेशा जो है लाल ढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग बनाऊंगा, लेकिन आज तक वो मांग पूरी नहीं हुई। तो कोटद्वार वासियों को एक तरह से जो ये नेता लोग वादे करते थे, वो सब सपने उनके टूटे बिखरे पड़े हैं। तो मैं जब भी कोटद्वार जाता हूँ, वैसे मैं कोटद्वार में रहता हूँ, लेकिन जब भी वहां के मुद्दे उठाने होते हैं तो वीडियो भगवान की कृपा से वायरल भी हो जाते हैं और लोग उनको देखने भी लग जाते हैं और चीजें फिर शुरू होने भी लग जाती हैं। अभी एक हफ्ते पहले ही हमने जो है डिग्री कॉलेज के पास एक पुल है, उसको भी हमने जो है काफी चलाया था। शाम को मैंने वो वीडियो डाला और अगले दिन वहां पर पीडब्ल्यूडी की टीम पहुंच गई। तो यानी कि मतलब चीजें अगर गलत है तो उसकी डंके की चोट पर आवाज भी उठानी पड़ेगी और ये लोग सुनेंगे। अगर भाई आपको और पुल नहीं गिराने तो आपको सुनना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। तो वही चीज हम लोग करते हैं, ये प्रयास रहता है हमारा। बिल्कुल। सर, आप इस चीज को मानते हैं कि उत्तराखंड में अगर देखा जाए कि यहाँ के जितने भी भर्तियां जो हो रही है उनमें तो खैर बाहर के लोग आके बस रहे हैं, लेकिन जितने विधायक हैं, जितने हमारे मंत्री हैं, जितने हमारे खुद सीएम उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंड के एक जिले से वो आते हैं, ऐसे जिले से जो काफी ऐसी जगह पे जहाँ पे ये कह सकते हैं कि विकास उस समय पे उतना नहीं था जितना अब हुआ है। हमारे उत्तराखंड की कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे विकास की बात अभी तक नहीं पहुंची, और जब बात ही नहीं पहुंची तो विकास तो भगवान जाने कब तक ही पहुंच पाएगा। तो कभी ये दर्द रहा है दिल में कि मंत्री अपने उत्तराखंड के, मुख्यमंत्री अपने उत्तराखंड के, विधायक अपने उत्तराखंड के, प्रधान अपने गांव के, लेकिन फिर भी क्यों हमारे गांव की बात नहीं हो रही, हमारी गलियों की बात नहीं हो रही है? देखिए, दिल को तो जरूर चुभता है, क्योंकि अगर मैं कोटद्वार शिफ्ट हुआ हूँ तो मैं इसी कारण से शिफ्ट हुआ था कि हमारे वहाँ रोड नहीं थी। अगर कोटद्वार शिफ्ट होने का कारण ये भी था कि वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। एक बार मेरी दादी की भी तबीयत बिगड़ गई, लेकिन उनको ले जाने के लिए कंधे में उनको ले जाया गया, पूरा 15 किलोमीटर नीचे श्रीनगर गढ़वाल, वहां पर उनको पहुंचाया गया, तब जाके चीजें ठीक हुई। तो अब जब गांव खाली हो रहे हैं तब जाके वहां पर रोड पहुंच रही है, तो अब उन रोडों को पहुंचा के वहां पर क्या फायदा? आपने आज से अगर 10 साल पहले, आज से 20 साल पहले अगर वहां पर काम किया होता तो इतना पलायन नहीं होता। आज अगर आप पूरे उत्तराखंड में देखेंगे तो सबसे ज्यादा पलायन अगर कहीं हुआ है तो हमारे पौड़ी गढ़वाल में हुआ है। और पौड़ी में जो पलायन होने का सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि एक तो वहां पर आपने बेरोजगारी का कुछ नहीं किया, दूसरा आपने वहां पर जो खेती बाड़ी वहां पर बंजर पड़ी उसको लेकर कभी कुछ नहीं सोचा, आपने जो है वहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ बंदर बांट किया है, इसके अलावा कुछ नहीं वहां पर किया है। एक तरह से हम तो आज 30 साल के हैं, लेकिन उससे पहले भी लोग हुआ करते थे जो लगातार मांग करते थे कि भाई ये चीजें हों। क्यों हमारे जो गांव, हमारे जो पापा दादा थे वो खेती बाड़ी करते थे वहां पे, आज की जनरेशन खेती बाड़ी क्यों नहीं कर? बिल्कुल, वो इसीलिए नहीं कर रही कि वहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है। आजकल स्वास्थ्य ही सबसे मेन है। और दूसरी चीज, अगर ये कुछ करते हैं तो वहां पर भ्रष्टाचार उजागर हो जाता है, चीजें वैसी हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार के पास अभी भी कुछ एक मास्टर प्लान सरकार को बनाना चाहिए। अगर उसमें सहयोग करना है तो प्रदेश के जो पौड़ी गढ़वाल के बुद्धिजीवी लोग हैं उनके साथ डिस्कस करना चाहिए कि कैसे पौड़ी से जो प्लान गया है उसको कैसे वापस लाया जाए। आज अगर आप दिल्ली में भी देखेंगे तो दिल्ली में पर्यावरण कैसे बदल रहा है, एक तरह से पूरा वहां पर जो है खस्ता हालत हो चुकी है पर्यावरण की। तो वहां हमारे कितने लोग बसे हैं? लगभग 25-30 लाख लोग हमारे जो पहाड़ के लोग हैं वहां पर बसे हुए हैं। तो अगर उनको पौड़ी गढ़वाल लाया जाए, जहां से उन्होंने अपने घरों को छोड़ा है, उनके लिए कुछ मास्टर प्लान बनाया जाए, तो मुझे लगता है जरूर वो लोग वापस आएंगे। लेकिन उनको भी तो आपको कुछ देना पड़ेगा, कुछ बताना पड़ेगा कि भाई हम ये योजना कर रहे हैं, हमने स्वास्थ्य सुविधाएं आपको दे दी हैं, हमने ये सब आपके लिए कर दिया है, तभी जाके वो चीजें होंगी। वरना पौड़ी गढ़वाल आने वाले समय में और भी बंजर पड़ने वाला है, इस बात को आप लिख लो आज। सर, मास्टर प्लान की अगर बात आई है, रोजगार की अगर बात आई है, तो रोजगार के अवसर देने के लिए या फिर बेरोजगारी को हटाने के लिए मास्टर प्लान के साथ में सरकार ने एक और चीज शुरू की, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए केदारनाथ में रोपवे बनने का इस्तेमाल। अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पर भाजपा के राज्य मंत्री जी आए थे, उन्होंने एक बात कही कि जब मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पर क्यों नहीं उत्तराखंड के ही इंजीनियर्स को दिया जाता है काम, टेंडर क्यों बाहर के लोगों को दिए जाते, तो उन्होंने बातों बातों में एक बात ये भी कही थी कि हम स्किल्स इंजीनियर्स को वो चीजें देते हैं। तो किस तरह से इस चीज को आप लेते हैं कि क्या उत्तराखंड में वो टैलेंट, वो स्किल्स या यहाँ के युवाओं में वो हुनर नहीं है कि वो यहाँ पे रह के कुछ इन टेंडर्स को ले पाए? देखिए, हुनर क्यों नहीं है, हुनर भी है
सारी चीजें भी हैं। अगर आप देखेंगे तो हमारे उत्तराखंड में अगर सबसे ज्यादा इस देश में अगर कहीं पर बीटेक और कहीं पर सबसे ज्यादा पढ़ाई होती है तो देहरादून में होती है। बिल्कुल। बाहर के सारे लोग कहाँ आते हैं पढ़ने के लिए? देहरादून देहरादून। आते हैं। और जब हमारे देहरादून में सारी सुविधाएं हैं और हमारा बच्चा भी वहां पर पढ़ रहा है, देहरादून में पढ़ रहा है, प्रदेश के अन्य कोनों में पढ़ रहा है, दिल्ली भी जा रहा है, मुंबई भी जा रहा है, वहां से स्किल्स तो हैं उसके पास। लेकिन असल में खेल यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो बड़े बड़े टेंडर्स हो रहे हैं वो बाहर की कंपनियों को ही दिए जा रहे हैं। अब उसका कारण क्या हो सकता है? उसका कारण या तो ये हो सकता है कि जो भ्रष्टाचार है कि भाई वहां से कहां से मुझे ज्यादा पैसा मिल सकता है इस टेंडर को लेकर, शायद वही कारण हो। और जहां तक हमने पता किया कारण वही है कि भाई जहां से ज्यादा पैसा मिलेगा वहीं ये टेंडर जाएगा। लेकिन होना ये चाहिए था कि हमारे उत्तराखंड में इतना टैलेंट है, यहाँ पर भले उनके पास देने के लिए पैसे नहीं है, जो हमारे बड़े बड़े ठेकेदार हैं वो भी काफी काबिल हैं, जो टेंडर हमारी यहाँ पर चीजें हैं वो भी काफी बेहतर हैं, लेकिन फिर भी उनको नहीं मिलना, ये बड़ा मुझे लगता है कि बहुत इसमें सोचने की जरूरत है। और भ्रष्टाचार को मिटाना सबसे अहम है, क्योंकि अगर आप आज भी देखो तो अगर हम पूछते हैं जो हमारे जेई भी लगे हुए हैं, अब तो हमारे लगभग जो है हर डिपार्टमेंट में हमारे लोग जा चुके हैं जो हमें जानते हैं पहचानते हैं, तो वो भी कहते हैं भाई 10% यहाँ पर चलता है, कभी कहीं कहीं पे 15% चलता है, 20% चलता है। तो ये क्या खेल है? अगर मान लीजिए किसी ने परिपाटी शुरू की है तो कम से कम उसको खत्म करने की जिम्मेदारी तो ये होती है। आज अगर कोई नेता, मान लीजिए अगर राम कंडवाली है, मैं अगर कहूं कि कल मुझे विधायक आप बना दो, एक मेरी सोच है मान लीजिए कि कल मुझे विधायक बना दो, मैं ये सारी चीजें नहीं करूंगा। लेकिन जब आदमी सत्ता पर कुर्सी पर बैठता है तो वो बदल जाता है, वो चेंज हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जिस नेता को हम वोट दे रहे हैं वो कुर्सी जैसी उसको मिलती है वो चेंज क्यों हो रहा है, वो बदल क्यों रहा है? जबकि वो जनता के सामने इतने झूठे वादे करता है, अपने बच्चों की कसमें खाता है, अपने जो है पत्नी माँ बेटे सबकी कसम खाता है, फिर भी वो बदल जा रहा है वहां पर जाकर। तो ये सोचने वाला विषय है। हमें जो चुनना पड़ेगा, अपने जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, उनको मुझे लगता है उनको चुनने एक तरह से बेहतर विकल्प जो होगा उसको चुनने की हमें जरूरत है। सर, उत्तराखंड की जनता हम कहते हैं जाग रही है, यहाँ का युवा अपनी समस्याओं को समझ पा रहा है या फिर एकजुट हो रहा है। अगर हम देखें जब बेरोजगार संघ की पहली रैली हुई थी तो पूरे देहरादून की सड़कें भर गई थी। इतना बड़ा जुलूस शायद एक बहुत बड़े समय के बाद किसी ने देखा होगा। इतना ज्यादा परेड ग्राउंड पूरा भर गया था जिस टाइम पे बेरोजगार संघ की पहली रैली निकली थी। जब इतना ज्यादा सपोर्ट है, इतने ज्यादा लोग जाग रहे हैं, युवा जाग रहा है, अपनी समस्याओं को समझ रहा है, सरकार की बंदर बांट देख रहा है, हर चीज देख रहा है, तो क्यों नहीं जो सही लोग हैं वो चुन के आगे आ पा रहे हैं? क्यों नहीं बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार एक चुनाव जीत पाए? ये एक बहुत बड़ा सवाल ये जरूर खड़ा करता है ना कि समस्याएं हम कह रहे हैं कि युवा परेशान है, बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार नहीं है, भ्रष्टाचार है, हल्ला उठता है, तो फिर क्यों नहीं कोई चुन के आगे आ पा रहा है? देखिए, मुझे जहां तक लगता है अगर भाई बॉबी पंवार की सिर्फ हम अभी फिलहाल बात करें तो भाई बॉबी पंवार ने इस प्रदेश में अब तक ऐसा कोई नेता नहीं है जिसने निर्दलीय सांसद के रूप में 1,68,000 मत पाए हों। तो यानी कि जनता ने विश्वास किया है, जो उनके लिए लड़ेगा, जो उनके लिए खड़ा होगा, जो उनके लिए आंदोलन करेगा, उसके साथ जनता है। आने वाले समय में आप देखना इसका जो स्वरूप होगा बहुत बड़ा आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप एग्जांपल लें, इससे पहले बॉबी पंवार थे, उसके बाद त्रिभुवन चौहान जी आए, उसको लेकर भी भाई बॉबी पंवार वहां पर गए थे, रैलियां की थी, सारी चीजें की थी, और पूरा एक तरह से जो लोग थे वो त्रिभुवन चौहान जी के साथ हुए थे। और त्रिभुवन चौहान आप देखो 10,000 के लगभग उनको वोट मिले, तो वो अपने आप में काबिल तारीफ है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मास्टर जी ऋषिकेश में चुनाव हुए, पूरी जनता उनके साथ थी, पूरा चाहे वो बेरोजगार संघ हो, चाहे वो मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति हो, चाहे वो अन्य हो जो इस प्रदेश में लड़ रहे हैं, वो सब लोग मास्टर जी के साथ हुए। और आपने रिजल्ट देखा, सिर्फ 4,000 वोटों से वो रह गए। वो भी क्यों रह गए, आप सब लोग जानते हैं कि क्यों वो रह गए। तो ऐसा नहीं है, अब प्रदेश के जो लोग हैं अब वो समझ रहे हैं चीजें, युवा अब समझ रहा है, महिलाएं अब समझ रही हैं, और सारे लोग अब समझ रहे हैं धीरे धीरे करके कि जो उनके साथ एक्चुअल में खड़ा है उसको हमें जिताना है। और ये जो चीज आप देखेंगे साल 2027 में इस प्रदेश में आपने ऐसा स्वरूप कभी नहीं देखा होगा जो आप 2027 में देखेंगे। पूरा एक तरह से चेंज हो चुका होगा। भाजपा आपको नजर नहीं आने वाली है, हालांकि अच्छा काम करेगी। देखिए, हम तो बेरोजगार हैं,
हमें तो क्या मतलब है, लेकिन अगर अच्छा काम करेगी तो जरूर आएगी। नहीं तो जो फिलहाल चीजें चल रही हैं उसके हिसाब से जो इस प्रदेश में 10-15 जो चेहरे हैं, उन चेहरों पर एक तरह से प्रदेश की जनता मोहर लगाने वाली है और 20 से 22 सीटें आपको देखने को मिलेंगी अलग थर्ड फ्रंट की, जो एक तरह से 27 में होने वाली है। सर, एक विश्वास जताने की बात हो रही है कि नए चेहरों पे विश्वास जताया, उनको एक तरफ से सपोर्ट दिया, या जनता ने ये हिंट दी है कि बदलाव कुछ भी हो सकता है या आगे कुछ भी हो सकता है। लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी तो कहती हैं कि भाई ये तो सिर्फ वोट कटवा है, वोट काटने का काम कर रहे हैं। तो ये किस तरह से देखते हैं? नहीं, वोट कटवा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, जो हर कोई जो शुरुआत करता है वो शुरुआत एकदम से ये थोड़ी होगा कि आप जीत जाएंगे। भाई, अगर कांग्रेस ने भी, भाजपा ने भी शुरुआत की तो 2 सीटों से शुरुआत की है ना। ऐसी कांग्रेस ने भी शुरुआत की होगी तो कम से की होगी। किसी अन्य, यूकेडी ने भी शुरुआत की, 2 सीटें पाई। बीएसपी कभी यहाँ पर 10-12 सीटें जीता करती थी। साल 2012 में बीएसपी की यहाँ पर 8 सीटें थी उत्तराखंड में, और अब आप देखो कहाँ है बीएसपी, किसी को पता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे करके ही आदमी बढ़ता है, धीरे धीरे करके ही जनता विश्वास करती है। और आज जो वोट कटवा कह रही है, उस वोट कटवा ने जो है 1,68,000 मत पाए हैं पूरे सांसद में। इस उत्तराखंड में ऐसा कोई रहा ही नहीं। आज अगर आप कह दो भाजपा के किसी लीडर से कि चलिए आप निर्दलीय चुनाव लड़ जाइए, मैं गारंटी कह रहा हूं जमानत जब्त हो जाएगी। वो लड़ने की हिम्मत ही नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें, कांग्रेस को आप कह दो किसी लीडर को कि आप जाइए, आप निर्दलीय चुनाव लड़िए, नहीं होगी हिम्मत। लेकिन इन्होंने करके दिखाया ना, त्रिभुवन चौहान ने करके दिखाया, बॉबी ने करके दिखाया, मास्टर जी ने करके दिखाया। अगर इन्होंने किया है, इसका मतलब ये है कि जनता सोच रही है, जनता ने मन बना रखा है कि अगर ये लोग नहीं बदले तो आने वाला समय इनका है। आने वाले समय ये इन संगठनों का है जो इस प्रदेश में जो है मेहनत कर रहे हैं काफी सालों से। और मुझे लगता है सबका नंबर आएगा। और अगर इनका नंबर आ गया एक बार, अगर ये विधायक बन गए, तो आप लोग ये यकीन कर लीजिए कि आने वाले समय में इस प्रदेश में आपको जो है भ्रष्टाचार काफी कम तक खत्म दिखेगा। इस प्रदेश में जो बाहर के लोग काम कर रहे हैं, फर्जी डिग्रियां बनाए हैं, वो आपको जो है इस प्रदेश को छोड़कर जो है खुद ही भागना शुरू कर देंगे, इस बात की गारंटी। और ये भी चल रहा है, अगर आप सचिवालय में जो हमारे लोग हैं, विधानसभा में जो हमारे लोग हैं, वो ये यहां तक की कहते हैं, इन भारी लोग जो वहां पर फर्जी या फिर जो है फर्जी डिग्री बनाकर या फिर अन्य तरीके से वहां पर घुसे हैं, वो लोग कहते हैं कि ये ना आए, भले भाजपा आ जाए, कांग्रेस आ जाए, लेकिन ये थर्ड फ्रंट वाले लोग ना आए। तो ये चीजें वहां पर चलनी शुरू हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि जनता को अब पूरी तरीके से यकीन होकर डंके की चोट पर इन लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए और 27 में एक नया स्वरूप इस प्रदेश को देखना चाहिए। पर इस बात की क्या गारंटी है कि जो मास्टर जी के साथ ऋषिकेश में हुआ वो 27 में नहीं होगा? 27 में जो चेहरे इस थर्ड फ्रंट के मैदान में उतरेंगे उनके साथ ऐसा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? देखिए, गारंटी तो कोई दे नहीं सकता है, लेकिन हमने उसके अभी से ये जो खैर अब तो हम बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले जब हम चीजें देख रहे थे, जब भाई बॉबी पवार के चुनाव में या फिर मास्टर जी के चुनाव में भी हमने चीजें देखी, जो मास्टर जी के साथ हुआ, एक तरह से कई लोगों के जो है फर्जी उनके जो वोटर कार्ड थे, भाई कई लोगों के जो पहाड़ के लोग थे, उनके वोटर कार्ड जो है रातों रात हटा दिए गए, पता ही नहीं चला है। तो ऐसे ही जो अब हमने सोचा है कि आज से ही जो हमारी टीम इस पे लग जाएगी। तो लोग अब लग रहे हैं, कई टीमें इसमें लगी हुई हैं कि जो है सबके नाम वो जुड़ा रही हैं। जो आने वाले इलेक्शन होंगे उसको लेकर सबके नाम जुड़ाए जा रहे हैं। और पूरी इस बार जो है, होता है ना, जब आप इलेक्शन लड़ते हैं, पहली बार चीजों को आप देख रहे हैं, तभी जाके चीजें आपको पता लगती हैं। तो भाजपा कब क्या कर दे ये कोई नहीं जानता। हालांकि भाजपा का जो चुनाव मैनेजमेंट है वो बहुत बेहतरीन है, वो चुनाव मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब जो थर्ड फ्रंट बन रहा है वो इन सबको चीजों को नहीं भांप रहा है, वो भांप रहा है। और चीजें देखना आप, समय के अनुरूप जो है वो सारी चीजों को लेकर हम जो है आगे बढ़ेंगे। सर, एक सवाल मैं करना चाहूंगी, और ये सवाल जनता का भी कहीं ना कहीं जरूर होगा कि पहले लड़ाई भाजपा कांग्रेस, फिर हम कहते हैं कि एक तरफ हमारी क्षेत्रीय पार्टी यूकेडी, अब क्षेत्रीय पार्टी में ही एक और आ जाता है थर्ड फ्रंट। तो कहते हैं ना कि अगर घर के अंदर ही लड़ाई है, क्योंकि यूकेडी भी उत्तराखंड की है और थर्ड फ्रंट जो आएगा, जो बनेगा, वो भी उत्तराखंड का है। अगर घर के अंदर के लोग ही एक साथ नहीं होंगे तो क्या बाहर वालों के लिए ज्यादा आसान नहीं हो जाएगा इनको तोड़ने के लिए या फिर इनको हराने के लिए?
देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी तो शुरुआत हुई है, अभी ये एंड नहीं हुआ है और अभी 27 नहीं आया है। मुझे लगता है कि अभी ये सारे लोग बैठेंगे, एक साथ मंथन करेंगे और सब एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। अभी ये अभी तो बिखराव आप लोग देख रहे होंगे कि भाई ये इधर लड़ रहा है, वो उधर लड़ रहा है, लेकिन एक कोशिश तो हुई है। वो कोशिश आपने देखा उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के साथ हुई है, जिसमें भाई बॉबी पवार हैं, मोहित डिमरी जी हैं, त्रिभुवन चौहान जी हैं, मास्टर जी हैं, ये सारे लोग कम से कम एकजुट तो हुए, कम से कम साथ तो दिख रहे हैं। ऐसे में अगर आप यूकेडी का एग्जाम्पल हमें दे देंगे, यूकेडी भी साथ आएगी कि नहीं आएगी, तो ये लोग जरूर चिंतन मंथन करेंगे। ऐसा नहीं कि वो लोग भी अपने ही हैं, ये लोग भी अपने ही हैं, तो सब अगर एकजुट होकर लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि 27 की राह बहुत ज्यादा भी मुश्किल नहीं है। आप उसमें जो है एक साथ लड़कर एकजुट होकर, जैसे नरेंद्र सिंह नेगी का है कि एकजुट एकमुठ हो जाओ, तो उसी तरीके से इनको एकजुट एकमुठ होना पड़ेगा और साथ लड़ना पड़ेगा। सर, ये तो राजनीति की बात रही, और राजनीति में लगातार एक बात आपने बीच में कही थी कि जो सत्ता में आता है या फिर जिसको एक बार पद मिल जाता है, या फिर मैं यूं भी कहना चाहूंगी कि जो एक बार जनता की नजरों में ज्यादा आ जाते हैं, वो एक समय के बाद जनता के मुद्दों को कहीं ना कहीं छोड़ देता है या उनको भूल जाता है। ऐसे ही उत्तराखंड के अंदर कई मुद्दे हुए हैं। अगर हम श्रीनगर की अपनी उस बहन के बारे में बात करें, तो क्या उत्तराखंड के पार्टियों में, उत्तराखंड के मुद्दे उठाने वाले लोगों में, उत्तराखंड की जनता में क्या इतना दम नहीं था कि उस वीआईपी का नाम उजागर करवा पाए, उस वीआईपी का नाम पता करवा पाए? तो किस तरह से ये सब चीजें हैं? देखिए, वीआईपी कौन था, ये तो अंकिता भंडारी जी की मां ने सबके सामने रखा था। अगर आपने देखा होगा तो कुछ दिन पहले उनका बयान भी था कि वीआईपी कौन है इस प्रदेश में। लेकिन मुझे लगता है कि ये उससे बड़ी बात ये होगी कि भाजपा इस पर जांच कराए। अब जब प्रेमचंद्र अग्रवाल से भी पूछा गया कि वीआईपी कौन है, तो उन्होंने भरे सदन में जब वो बाहर आए तो उन्होंने कहा वीआईपी कोई है ही नहीं। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जब अंकिता भंडारी की मां कह रही हैं, जब अंकिता भंडारी के पिताजी कह रहे हैं, यहाँ तक कि जब अंकिता का दोस्त पुष्प जो था वो कह रहा था कि भाई जब अंकिता की लास्ट बार बात हुई तो वीआईपी, वो कह रही थी वीआईपी है। तो मुझे लगता है कि जब सारी चीजें हैं तो वीआईपी के नाम को भी उजागर करना चाहिए। अभी 30 तारीख को अंकिता भंडारी मामले की एक तरह से फैसला होना है उन आरोपियों पर, वो कोटद्वार में ही हो रहा है। जब भी अंकिता की सुनवाई होती है तो मुझे जब समय लगता है मैं जरूर जाता हूँ वहां पर। अभी हमने वहां पर प्रदर्शन भी किया था इससे पहले की जो सुनवाई थी, और 30 तारीख को भी हम लोग वहां पर जाएंगे। देखिए, फैसला जो भी हो, फैसला उनको फांसी की सजा तो होनी चाहिए, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन असल जो सवाल रह जाएंगे, जो छूट जाएंगे, वो यही है कि वो वीआईपी कौन था। ये वही है कि जो विधायक है यमकेश्वर की, उसने वहां पर बुलडोजर क्यों चलाया था रातों रात। तो ये तमाम सवाल, इनके आंसर कौन देगा? इनके आंसर तो भाजपा को ही देने थे। जिनकी सत्ता है, जांच भाजपा को करानी थी, पुष्कर सिंह धामी जी को ही करानी थी ये जांच, लेकिन इनके खिलाफ जांच कौन कराएगा, वो बड़ा प्रश्न है। तो मुझे लगता है कि जो आने वाला समय, ये जो थर्ड फ्रंट है, ये लोग भी डिस्कस कर रहे थे कि अगर इनकी सरकार आती है या फिर ये सत्ता में शामिल होते हैं तो ये उस वीआईपी के नाम का जरूर जो है जांच कराएंगे, और साथ ही जो रेणुका बिष्ट जिन्होंने वहां पर बुलडोजर चलाया, उसकी जांच भी होगी कि वो बुलडोजर आखिरकार उस दिन वहां पर क्यों चला, क्या सबूतों को नष्ट करने के लिए बुलडोजर चला था। सब लोग वही कह रहे हैं, अंकिता भंडारी की मां भी वही कह रही है कि वो एक दिन पहले जो है वहां पर जो बुलडोजर चला वो सबूतों को नष्ट करने के लिए था। तो ये जो तमाम चीजें, मुझे लगता है कि देखो, पहाड़ की बेटी है, उसका दर्द पूरे उत्तराखंड को था जब अंकिता के साथ ये सारी चीजें हुई। अगर वो दर्द था तो उस दर्द को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी समझना चाहिए था। उनके माँ बाप के हर प्रश्न के जवाब जो है मुख्यमंत्री धामी को देने चाहिए थे, भाजपा को देने चाहिए थे, भाजपा का जो संगठन है, जो अध्यक्ष है, उनको देने चाहिए थे। लेकिन अब उसमें अब क्या ही हम लोग बोल सकते हैं। जो होगा 30 तारीख को हम देखेंगे। अगर फांसी की सजा होती तो ठीक है, लेकिन उन प्रश्नों को भी नहीं छोड़ेंगे, उनको बोलना। सर, एक बड़ा ही मैं कह सकती हूँ कि बड़ा ही थोड़ा सीरियस सवाल है, जो कई बार जब हम पॉडकास्ट करते हैं, किसी नेता को या किसी भी पार्टी से जुड़े हुए लोगों को बुलाते हैं, तो लगातार कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट आते हैं कि भाई इनको भी बुलाइए या ये सवाल जरूर पूछिए। तो इससे पहले जब बीजेपी, कांग्रेस, यूकेडी, कई नेता हमारे पॉडकास्ट में आ चुके हैं, उनसे भी हमने बातें की। तो कहीं ना कहीं जब भी ये मुद्दा आया है अंकिता भंडारी का या फिर चुनाव में हुए वादों का, तो एक सवाल लगातार उभर के सामने आया, वो ये कि जब चुनाव लड़े गए, चुनाव में अंकिता भंडारी की माता को
आगे रखा गया। तो बहुत सारे लोगों ने ये सवाल भी उठाए, क्या अंकिता भंडारी का मुद्दा चुनाव में वोट पाने के लिए यूज किया गया? देखिए, इसमें मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कह पाऊंगा, है ना, क्योंकि उस वक्त हम बॉबी भाई के चुनाव में थे, उसमें हम देख रहे थे सारी चीज़ें। लेकिन अब ये अंकिता भंडारी जी की माँ ने ही तय किया होगा। अगर वो आशुतोष नेगी जी को पसंद कर रही थी और उन्होंने ही फैसला लिया होगा कि भाई मुझे जहाँ जहाँ आपको जाना है आपके साथ मैं भी जाऊंगी, तो अगर उनका फैसला है तब तो ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। वो भी वही चाहती हैं कि जो संघर्ष कर रहा है उनकी बेटी के लिए, उनकी बेटी के न्याय के लिए जो संघर्ष कर रहा है, अगर वो चुनाव लड़ रहा है मैं उसका सपोर्ट नहीं करूंगी तो ये गलत होगा। अगर उनकी माँ ने ये फैसला लिया तब तो ठीक है, लेकिन अगर थोपा गया कि भाई आप आइए, ये कीजिए, हमारे साथ जगह जगह चलिए, तो फिर वो गलत है। क्योंकि एक बेटी, एक माँ की बेटी गुजरी है जो एक तरह से काफी अभी यंग थी, है ना, 21-22 साल की थी। तो अगर वैसा किया है, अगर थोपा गया है तो फिर तो गलत है, लेकिन अगर फैसला हुआ है तब तो फिर ठीक है। मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा कुछ बातचीत करने की भी इसमें जरूरत नहीं है। सर, उत्तराखंड हमारा, हम उत्तराखंड के, मुद्दे हमारे, बातें हमारी। एक सवाल यहाँ पे उठता है, ऋषिकेश की नगर निगम की जो सीट थी, एक ऐसी सीट जिसमें बहुत ज्यादा हल्ला उठा, मास्टर जी और शंभू पासवान के बीच में इतना ज्यादा डामाडोल कि लास्ट मोमेंट तक ये था कि वहां से जीत के मास्टर जी आने वाले हैं। जीते वहां पे शंभू पासवान। उनके जीतने के बाद काफी सारी चर्चाएं भी उठी कि वो तो उत्तराखंड के है ही नहीं, उनके कागज जो है फर्जी है। तो सारा मामला क्या था? देखिए, सारा मामला क्या था इस पर तो हमारी टीम देख ही रही है, लेकिन आपको मैं इस बात को आज यहाँ पर आप लिख लीजिए कि शंभू पासवान ऋषिकेश मेयर नहीं होंगे अगले 5 साल तक। इस बात को आप आज भी लिख लीजिए, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स हमने तैयार किए हैं, जो सारी चीजें हमने निकाली हैं, उस पर हम बहुत जल्द जो है उत्तराखंड हाईकोर्ट के दरवाजे खटखटाने वाले हैं फिर से। और सारी चीजें, मतलब ऐसा नहीं है, हमने इसके लिए एक पूरी टीम लगाई हुई है अपनी, जो सारी चीजें रख रही है। और आज मुझे नहीं लगता कि अगले 1 साल या 1.5 साल, ज्यादा 1.5 साल के बाद शंभू पासवान यहाँ से जो है बोरिया बिस्तर लेके बिहार जाने वाले हैं। या फिर अगर ऋषिकेश रहना, ऋषिकेश भी रह लीजिए, आपको रहना कहीं भी है, लेकिन आप जो है जो आरक्षण का लाभ लिया आपने वो गलत लिया है। देखिए, हम क्या चाह रहे थे, मतलब ये प्रदेश कैसे चलेगा? ये प्रदेश में एक तरह से आप जो है, चलिए आपने जाति प्रमाण पत्र बना लिया, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी बनाओ, आपने फर्जी भी बना लिया, लेकिन उसका आप लाभ नहीं ले सकते हैं ना। आप एससी का लाभ नहीं ले सकते। उत्तराखंड में जो एससी के लोग हैं उनका हक आप कैसे मार सकते हैं? चाहे आप मेयर में मारें, चाहे आप जो है सरकारी नौकरी में मारें, तो वो हक नहीं मार सकते हैं आप ना, एससी कैटेगरी जो लोग यहाँ पर है। तो वही सबसे बड़ा प्रश्न है। आपने फर्जी बना दिया, चलो बना दिया, जिसने बनाया उसकी नौकरी तो जाएगी, और जैसे बनाया वो तो देखा जाएगा, लेकिन आप हक नहीं मार सकते हैं। तो समस्या वहां पर है, और समझाना मुझे लगता है हाईकोर्ट को यही है कि आप जो है बाहर से आकर यहाँ पर फर्जी सर्टिफिकेट बनाते हो, और फिर हमारे जो प्रदेश के आरक्षण वाले लोग हैं उनका आप हक मारते हो, उसमें डाका मारते हो। तो वो सबसे बड़ी समस्या है। आज अगर आप देखेंगे तो शंभू पासवान तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इस प्रदेश में फर्जी प्रमाण पत्र वाले आपको हजारों लोग मिलेंगे जो सरकारी नौकरी पा रखे हैं अलग अलग विभागों में। ऐसे कई मामले हम बहुत जल्द आपको खोलेंगे भी आपके सामने, बहुत जल्द, जिसका मुझे लगता है इस प्रदेश में काफी लोग इंतजार भी कर रहे होंगे, क्योंकि ये हमने काफी समय से बोला है कि शंभू पासवान सिर्फ एक कड़ी है। और ये तो अच्छा हुआ कि शंभू पासवान ने ये चीज खुलनी, शंभू पासवान लड़ा और फिर पूरे प्रदेश को ये चीज जो है सामने देखने को मिली कि हाँ भाई ऐसा भी होता है, कोई बाहर से आए यहाँ पर फर्जी डिग्री बनाए और फर्जी प्रमाण पत्र बनाए और इलेक्शन भी लड़ जाए और जीत भी जाए। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो बहुत जल्द सरकारी नौकरी में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक तरह से अफसर बैठे हैं, जो एक तरह से ग्रुप सी से लेकर ग्रुप ए तक बैठे हैं, जो राजपत्रित अधिकारी हैं, क्लास 1 अधिकारी हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं। उनके डॉक्यूमेंट्स, चाहे उन्होंने आपका जो है ये जाति प्रमाण पत्र फर्जी बनाया हो, चाहे उन्होंने अपनी मार्कशीट फर्जी बनाया हो, ऐसे ऐसे लोग हैं और बहुत जल्द इनका जो है खुलासा आपको देखने को मिलेगा। बेरोजगार संघ की तो ये मैं कह सकती हूँ कि बेरोजगार संघ की नींव ही यही है कि वो हर मुद्दे को उठाती है। बेरोजगार संघ ने शुरुआत से लेकर कई मुद्दे उठाए हैं और
पूरी जनता, पूरा उत्तराखंड, उत्तराखंड से बाहर के भी जो लोग हैं वो बेरोजगार संघ को जानते ही इस वजह से हैं कि ये एक ऐसा मोर्चा, एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा संघ है जो कि मुद्दे उठा रहा है, जमीनी मुद्दे उठा रहा है, वो मुद्दे उठा रहा है कि जो बातें होती तो हैं लेकिन फिर कहीं घूम सी जाती हैं। एक सवाल ये भी है, और ये सवाल जनता का भी जरूर है, कि क्या बेरोजगार संघ के जैसे अध्यक्ष बॉबी पवार, उनका रुख राजनीति की तरफ हुआ, तो क्या आगे बेरोजगार संघ के जो अभी अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष है, क्या इनका रुख भी राजनीति की तरफ हो जाएगा? देखिए, राजनीति अब ऐसा है कि इस प्रदेश में एक डिमांड है कि युवाओं को राजनीति में जाना चाहिए। अब अगर जनता तय करेगी कि भाई राम कंडवाल जा चुनाव लड़, तो फिर वो देखा जाएगा, चीजें जैसी होंगी वो होंगी। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है। अभी हमें राजनीति में नहीं जाना, हमारे संगठन को राजनीति में नहीं जाना है। हमारा संगठन, अगर बॉबी भाई ने इस्तीफा दिया है तो वो इसी शर्त पे हुआ है, यही देख के हुआ है कि बेरोजगार संघ सिर्फ और सिर्फ जो है प्रदेश के युवाओं के भले के लिए काम करेगा। पेपर लीक अगर हो रहे हैं उस पर काम करेगा, इस प्रदेश में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर काम करेगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संघ काम करेगा। जो उसकी शैली रही है उस शैली के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। ये प्रदेश का युवा भी देख रहा है और वो उसको देखना भी चाहिए। अगर यहाँ पर राजनीतिक चीजें होंगी तो मुझे लगता है मुझे भी वो गलत लगेगा। जिस दिन ऐसा होगा तो राम कंडवाल भी इस्तीफा दे देगा। अगर ऐसी चीजें चलेंगी कि भी हमारा संगठन भी राजनीतिक तौर पर होने जा रहा है फिर से, अगर एक बार बॉबी भाई गए, ये भी अगर वैसी कर रहा है तो मैं फिर उससे पहले इस्तीफा दे दूंगा। फिर मुझे आगे जो भी करना होगा, जैसा भी करना होगा, फिर मैं वो अपने अलग तरीके से हम लोग करेंगे। लेकिन उत्तराखंड बेरोजगार संघ को राजनीतिकरण इस संघ का नहीं होने देंगे। पहले भी बहुत सारी चीज लोगों ने किया था, चाहे वो जब हम बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं तब भी जो है कभी अन्य दल, कभी कोई इसको हाईजैक करने का प्रयास करता है, हमारी रैलियों को, हमारे संघ को, लेकिन हमने वो आज तक नहीं होने दिया। वो कोशिश हमारी निरंतर जारी रही। लेकिन अब जो समय है, मुझे लगता है कि एक बार फिर से प्रदेश के बेरोजगारों के लिए जो काम हमने साल 2018 से लेकर साल 2023-24 तक किया, उसको अब आगे बढ़ाने की जरूरत है। और वो जरूरत आपको धीरे धीरे और समझ में आने लग जाएगी। अभी जब आपने कल का परसों का धमाका देखा, तो ऐसे धमाके अब धीरे धीरे आपको देखने को मिलेंगे। और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम हाईकोर्ट भी जाएंगे। अगर मान लीजिए सरकार नहीं मानती है, उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने जो जो चीजें उठाई उसको नहीं मानती, तो हम हाईकोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन इस प्रदेश के युवाओं के लिए काम करना नहीं छोड़ेंगे। सर, उत्तराखंड बेरोजगार संघ जो है, इनके जो अध्यक्ष थे बॉबी पवार जो थे, वो स्वाभिमान मोर्चा में जाके शामिल हुए, उसमें जाके अपनी चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या एक सवाल तो ये भी उठता है ना कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ और स्वाभिमान मोर्चा कहीं एक ही तो नहीं है? एक नहीं है, लेकिन वो क्षेत्रीय दल है। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा क्षेत्रीय दल नहीं, मतलब क्षेत्रीय एक मोर्चा है जिसको लेकर काम किया जा रहा है। हमारी सोच वही वैसी है, हमारी सोच भी क्षेत्रीय ही है। जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ है उसकी सोच भी एक तरह से क्षेत्रीय है। और हम चाहते हैं कि भाई बॉबी पवार अगर उसमें है तो राजनीतिकरण ना हो बेरोजगार संघ का। और बेरोजगार संघ आपको जो है किसी भी राजनीतिक पार्टी की अगर रैलियां हो रही है, प्रदर्शन हो रही है, चाहे वो उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा की भी रैलियां है, वहां भी आपको उत्तराखंड बेरोजगार संघ नजर नहीं आएगा। इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। आपको उत्तराखंड बेरोजगार संघ किसी भी ऐसे प्रदर्शन, ऐसे उसमें जहां पर राजनीतिकरण हो रहा है वहां पर नहीं दिखेगा, क्योंकि इसको लेकर हम अब बेहद सख्त हैं। हम सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, इस प्रदेश में भ्रष्ट अधिकारियों के लिए, उसके लिए ही हम काम करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, स्वाभिमान मोर्चा बेहतर काम कर रहा है और मुझे लगता है बेहतर काम उसको करना भी चाहिए। उनकी सोच बहुत अच्छी है और उसमें काफी ऐसे ऐसे नाम है जिसने इस प्रदेश में बहुत कुछ किया है जो आज तक नहीं हुआ है। उन चेहरों ने ऐसी ऐसी चीजें की है। भाई बॉबी पवार, मुझे नहीं लगता है कि युगों युगों तक कोई युवा ऐसा आएगा जो इस प्रदेश में इतने बड़े घोटाले उजागर करेगा बिना डरे, बिना खौफ के। तो वो भाई बॉबी पवार ने किया है। बॉबी पवार के पास क्या ऑप्शन नहीं था। बॉबी पवार के पास करोड़ों का ऑफर था। बॉबी पवार के पास जो है भाजपा से ऑफर है, उनके पास कांग्रेस से ऑफर था। वो कहाँ नहीं जा सकते थे, लेकिन उस युवा को मानना पड़ेगा। उस युवा ने एक तरह से ना कांग्रेस को दरकिनार किया, भाजपा को दरकिनार किया, करोड़ों के ऑफर को दरकिनार किया और एक तरह से सिर्फ और सिर्फ प्रदेश के युवाओं और प्रदेश उत्तराखंड फर्स्ट के साथ जो है रहा और आज भी वो उसी पर कायम है।
तो ये बहुत अच्छी सोच है। इसलिए प्रदेश का युवा भाई बॉबी पवार के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर कहीं पर भी खड़े होने के लिए तैयार है। हो सकता था बॉबी पवार कहीं भी चले जाते, क्या दिक्कत थी, लग्जरी लाइफ जी सकता था। बंगला ही तो चाहिए, एक कार चाहिए, और क्या चाहिए जीवन में। वो चाहता तो वो तुरंत चीजें मिल जाती। दूसरा, वो बहुत निडर है। भाई बॉबी पवार के बराबर निडर व्यक्ति मैंने आज तक जीवन में कहीं नहीं देखा। ये तो पूरे प्रदेश ने देखा है। पूरे प्रदेश ने देखा है। वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने तो अपने लाइफ में कभी नहीं देखा कि कोई इतना निडर कैसे हो सकता है। साल 2022 में जब भर्ती घोटाले उजागर हुए थे, उस वक्त उनको कहां से धमकियां नहीं मिल रही थी। लोग उनके पीछे पड़े थे, यार ये तो हमारी भी पोल खोल देगा, ये तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति डरा नहीं, और मैंने उसको अकेले धरना स्थल पर उस टेंट के नीचे अकेले सोते भी देखा है। तो वो इतने निडर व्यक्ति थे, वो भी उस दौरान जब साल 2022 भर्ती घोटाले चल रहे थे। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस प्रदेश में एक ऐसा युवा है जो निडर है और जो उत्तराखंड की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है हमें उसका स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल। सर, एक सवाल मैं ये भी रखना चाहूंगी कि अगर मैं कोटद्वार की बात करूं, कोटद्वार के कई मुद्दे लगातार आप उठाते हुए आए और आप खुद भी कोटद्वार से हैं, पौड़ी से हैं, लगातार भ्रष्टाचार की बात करते हैं, वादों की बात करते हैं जो वादे कभी पूरे नहीं हो पाए। तो अगर कभी आप भविष्य में राजनीति का सोचते हैं, तो क्या रितु खंडूरी जो पौड़ी से अपनी दावेदारी करती हुई आई हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो क्या कभी ऐसा सोचा है कि उनके खिलाफ आप जो हैं चुनाव लड़ेंगे? देखिए, चुनाव अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है जी। लेकिन आपने रितु खंडूरी जी का नाम लिया, तो मुझे नहीं लगता कि रितु खंडूरी को साल 2027 में भाजपा वहां से टिकट देने वाली है। वहां पर मुझे लगता है किसी लोकल चेहरे को वो टिकट देंगे और फिर सारी चीजें होंगी। राम कंडवाल का सवाल है, तो मैंने पहले भी कहा कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ राजनीतिकरण नहीं करेगा। अगर ऐसा होता है तो राम कंडवाल इस्तीफा देगा, चीजें तब आगे बढ़ेंगी। और अगर कोटद्वार वासी चाहेंगे कि भाई आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, तब फिर उसमें विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल हाँ, कोटद्वार के मुद्दे उठाएंगे, भाई मेरे विधानसभा है, हम चीजें करेंगे। हमारे भी वहाँ परिवार रहता है, रिश्तेदार रहते हैं, सब रहते हैं प्रदेश की। वहाँ कोटद्वार के वहाँ पर अच्छे खासे युवा हैं वहाँ पर हमारे, तो उनके लिए भी तो हमें वहाँ पर सोचना पड़ेगा। वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा खत्म है, उसके लिए भी हमने आवाज उठाई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सारी चीजें हम वहां पर कर रहे हैं। तो अपने क्षेत्र के लिए तो हम सोचेंगे। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई तुम आजकल कोटद्वार के मुद्दे भी उठा रहे हो, तो कहीं तुम वहां से चुनाव तो नहीं लड़ रहे हो। तो यार कोटद्वार के मुद्दे, भाई मेरा शहर है, वहां पर कुछ चीजें मुझे गलत लग रही है तो मैं तो उठाऊंगा ही। वो कह रहे हैं आपके भाई इसमें वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, आप इसमें जो है आप वहां पर राजनीति कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो इसमें राजनीति की बात कहाँ से आ गई? ये राजनीति की बात कैसे हो सकती है? भाई मैं जो है विकासनगर थोड़ी गया हूँ, फिर पुरोला थोड़ी गया मैं वहां मुद्दे उठाने के लिए। आपने देखे मेरे वीडियो, कभी मैं पुरोला गया हूँ वहां पर मैं मुद्दे उठा रहा हूँ? वो नहीं है ना। हाँ, मेरे शहर में अगर मेरा पुल टूट रहा है तो मैं आवाज तो उठाऊंगा। मेरे शहर में अगर मैं जो है स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर वहां पर सिर्फ एक डॉक्टर है, 2.5 लाख के वहां पर जनसंख्या है और एक डॉक्टर है, तो मैं तो उठाऊंगा मुद्दे। भाई हमारे युवा वहां पर जाते हैं, महिलाएं जाती है, सारी लोग वहां पर जाते हैं। जब डॉक्टर ही नहीं होगा तो कौन आवाज उठाएगा? वहां पे कोई वहां पर बोलने वाला ही नहीं है, सब भाजपा के चंगुल में वहां पर फंसे हुए। तो वो चीजें भी हमें वहां पर करनी पड़ेगी। तो चुनाव लड़ना न लड़ना ये सिर्फ और सिर्फ जनता के हाथ में होता है, बाकी कुछ नहीं है। सर, जब चुनाव की बात आई है और जनता की बात में आए कि जनता के हाथों में ही चुनाव की कमान होती है कि किसको जिताना है, किसको हराना है और किसको आईना दिखाना है, तो एक सवाल मेरी पूरी जनता का भी ये जरूर होगा। और लगातार जब बॉबी पवार की बात आती है, बेरोजगार संघ की बात आती है, चुनावों की बात आती है, थर्ड फ्रंट की बात आती है, तो एक बात ये भी जरूर उठती है कि अगर मौका मिला तो क्या बॉबी पवार मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, ये बॉबी पवार मुख्यमंत्री बनेंगे, वो काबिल तो है, ऐसा नहीं है। और प्रदेश का सारा युवा, तमाम लोग तो चाहते हैं कि बॉबी भाई मुख्यमंत्री बने। कौन नहीं चाहता? मुझे नहीं लगता कि कोई मना भी करेगा, और जो मना करेगा वो जरूर उसके कुछ दुश्मनी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। फिर बॉबी ने कोई उसका भ्रष्टाचार का मुद्दा खोल दिया होगा, वो नहीं चाहेगा। लेकिन हम तो और प्रदेश का युवा तो चाहते ही है कि भाई बॉबी पवार मुख्यमंत्री बने। जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, इस प्रदेश में भर्ती घोटाले उजागर किए हैं, और सिर्फ भर्ती घोटाले नहीं, कई और भ्रष्टाचार के मामले उन्होंने जो है उजागर किए हैं, तो उनको तो आगे आना चाहिए। और मुझे लगता है ऐसे युवाओं की जरूरत है इस प्रदेश में।
जो निडर हैं, जो मुखर रूप से अपनी बातें करते हैं और जो भाजपा कांग्रेस के खिलाफ ना होकर जो है इस प्रदेश का सोचते हैं, जो उत्तराखंडियत की सोचते हैं, जो उत्तराखंड के बारे में सोचना चाहते हैं। आज अगर बॉबी भाई चाहता तो सिर्फ चक्राता में सीमित होकर वहां पर अपनी सिर्फ चुनाव की तैयारी करता। बिल्कुल, वो पूरे दिन भर वहां पर लगा रहता, लोगों से मिलता, सारी चीजें करता। लेकिन आप देखिए, बॉबी भाई एक तरह से पूरे उत्तराखंड को साथ लेकर चलना चाहता है। वो सिर्फ एक पर्टिकुलर क्षेत्र पर फोकस नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि पूरे उत्तराखंड का भला हो। इसलिए आप देखेंगे कभी वो श्रीनगर भाग रहा है, कभी अल्मोड़ा, कभी कुमाऊं, कभी गढ़वाल, कभी जौनसार, हर जगह वो भाग रहा है, क्योंकि चिंता है। और चिंता नहीं होती तो सिर्फ एक क्षेत्र में जो है अपनी तैयारी करता। विधायक बनने में भी कोई वो परेशानी नहीं होती, भाई बॉबी विधायक भी बन जाता और ये सारी चीजें होती। लेकिन हमने उनके अंदर ये सारी चीजें देखी है, इसलिए हमें लगता है कि वो जरूर एक दावेदार है मुख्यमंत्री के, और अगर जनता ने साथ दिया तो जरूर मुख्यमंत्री बन भी जाएंगे। और उनके पास समय है, अभी वो युवा है, आने वाले समय में देखना इस प्रदेश में बॉबी पवार मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। सर, जब ये बात आई है ना, तो एक सवाल मुझे याद आ गया, और ये शुरुआत में मैंने सोचा था कि मैं पूछूंगी, लेकिन फिर मेरे बातों बातों में वो सवाल कहीं खो सा जा रहा था, लेकिन मुझे फिर से याद आया, तो मैं इस पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले वो सवाल जरूर पूछना चाहूंगी। सवाल ये कि जब यहाँ पर बाकी लोग आए, गरिमा दसौनी जी या फिर शांति प्रसाद भट्ट जी, तो एक बात सामने ये भी आई कि बॉबी पवार ने ये मुद्दे तभी उठाए कि उसको राजनीति में आना था, राजनीति में कदम रखना था। एक बात ये भी उठी कि बॉबी पवार की नजर पहले से ही राजनीति की कुर्सी पे थी, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे थी, और वो मुख्यमंत्री बनना चाहता था, इसलिए उसने जो है मुद्दों को दरकिनार कर दिया और उसके बाद जो है सीधा राजनीति में एंटर हो गया। तो ये बात कितनी सच है, कहां तक मानते इन बातों को आप? देखिए, मुद्दे जिनसे आपने पूछे तो फिर उनका नाम क्यों नहीं ले रहा कोई मुख्यमंत्री के लिए? जिनका नाम आप ले रही हैं, तो प्रदेश के लोग उनका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बने? तो बात ऐसी नहीं है। देखिए, वो भी तो घोटाले उजागर कर सकते थे, फिर क्यों नहीं किए? उनके पास क्या मुद्दे नहीं आए? या फिर उनके पास ऐसी कोई चीज नहीं है कि उनके पास चीजें आती नहीं है? भाई बॉबी पवार, भाई वो तो एक तरह से 19 साल का लड़का था, फॉरेस्ट गार्ड की वो उसने तैयारी की थी, उसका पेपर लीक हो गया। अब पेपर लीक हो गया तो वो देहरादून में रैली कर रहा था और उसी से आगे बढ़ता गया। तो क्या दिक्कत है? अगर प्रदेश के युवाओं ने उसको सबूत दे दिए, सारी चीजें कर दी कि भाई ये है देखिए, तो लाठी डंडे खा दिए, सारी चीजें कर दी, तो जिसमें हिम्मत है, जिसमें जज्बा, वही तो करेगा, बाकी और कौन करेगा? तो मुझे नहीं लगता है कि सारे जो आरोप आप कह रही हैं या फिर जो लगा रहे हैं, सारे आरोप निराधार हैं। बॉबी पवार भाई की कभी ये सोच नहीं थी कि उन्होंने राजनीति में जाना है, कभी नहीं। जब भी हम 2018 से मैं उनके साथ हूं, उन्होंने कभी ये विचार विमर्श नहीं किया। राजनीति में अगर उनको जाना था उसी समय, तो डीएवी में पढ़ रहे थे, वहां के अध्यक्ष बन जाते। भाई जौनसार के सबसे ज्यादा युवा कहाँ पढ़ते हैं? डीएवी में पढ़ते हैं। तो वहां से तो उनको बहुत जबरदस्त जो है अध्यक्ष बनते, आज भाजपा में भी शामिल हो सकते थे, क्या पता मेयर का दे देती भाजपा। तो नहीं, उनकी तो सोच ही नहीं थी ना। उनकी सोच कब हुई? जब युवाओं ने बोला साल 2024 जनवरी फरवरी में, जब इलेक्शन यहाँ पर हो रहे थे, उससे 1-2 महीने पहले युवाओं ने बोला कि क्यों नहीं बॉबी भाई आप इलेक्शन में लड़ जाते। तब भी वो मना कर रहा था, लेकिन बहुत सारी जब मीटिंग हुई युवाओं की, जगह जगह से आवाज उठी कि आपको लड़ना है। और सिर्फ यहाँ के नहीं, टिहरी वाले नहीं, इधर से पौड़ी वाले, कुमाऊं वाले, हर जगह से लोग उनके प्रचार में आए। तो ये क्या था फिर? तो ये सारी चीजें हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो विधायक भी बनेंगे और मुख्यमंत्री भी बनेंगे। सर, उत्तराखंड की जनता को अब ये जरूर जानना होगा, जरूर समझना होगा कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, और कौन लोग जो है उनको छलने का काम कर रहे हैं। जिस दिन जनता ये समझ जाएगी, जान जाएगी, मुझे लगता है कि उस दिन उत्तराखंड में भ्रष्टाचार अपने आप ही खत्म हो जाएगा। इसी के साथ सर, मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत ज्यादा शुभकामनाएं देती हूँ आपको भविष्य के लिए, उत्तराखंड के
मुद्दों को और तेजी से उठाने के लिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाइयों को लड़ने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपकी जो पूरी टीम है ITG टॉक्स बहुत मेहनत कर रही है, और मैं भी इसके काफी वीडियो देखता हूं और हमारी टीम भी इसके वीडियो देखती है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, और मैं प्रदेश की जनता, प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूं कि ITG टॉक्स को जरूर जो है आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए इसको, और आगे बढ़ाइए ताकि प्रदेश के जो लोग हैं वो उनको ऐसी खबरें और ऐसे लोग जरूर मिलते रहें, देखते रहें और समझते रहें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के इस पॉडकास्ट में हमने आपको एक ऐसे युवा से रूबरू करवाया जिसके बारे में आप सोशल मीडिया में वीडियोस देखते हुए आए हैं, पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन करीब से आपने शायद ही ज्यादा जाना होगा। ऐसे ही और चेहरों को लेकर मैं जल्दी मौजूद होंगी। तब तक आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हाँ, ITG टॉक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और चेहरों के साथ जल्दी मौजूद होंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।